हेलो बच्चों, मैं आपका गणित शिक्षक कमलेंद्र हूँ। आज हम लोग कक्षा 10 गणित के अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के अंतर्गत वज्र गुणन विधि के शेष भाग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वज्र गुणन विधि के पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक उदाहरण को विलोपन विधि से हल किया था, जिसमें हम लोगों ने x और y के मान क्रमशः आप देख रहे हैं। x पेज 65 पर आप देख रहे हैं x बराबर b1c2 ऋण b2c1 बटे a1b2 ऋण a2b1 और y बराबर c1a2 ऋण c2a1 बटे a1b2 ऋण a2b1 प्राप्त किया था। अब हम व्यापक रैखिक समीकरण युग्म से x और y के मान उसी प्रकार विलोपन विधि से प्राप्त करेंगे और देखेंगे कि x और y के क्या मान हमें प्राप्त होते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, दो चरों में व्यापक रैखिक समीकरण युग्म को हम इस प्रकार लिखते हैं, जिसमें पहला समीकरण होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, जिसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं, और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, जिसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। इस प्रकार जब हम समीकरण 1 और 2 दोनों को एक साथ लेते हैं तो हमें दो चरों में एक रैखिक समीकरण युग्म प्राप्त हो जाता है। अब इससे हम x और y के मान प्राप्त करेंगे। विलोपन विधि के द्वारा ठीक उसी प्रकार प्राप्त करेंगे जैसे कि हमने पिछले वीडियो में x और y के मान प्राप्त किए थे। विलोपन विधि में आप जानते हैं कि हम किसी एक चर को विलुप्त कर देते हैं, अर्थात गायब कर देते हैं। तो यहाँ पर हम चर y को विलुप्त करेंगे और इसके लिए हम चर y के गुणांकों को समान करेंगे, जैसा कि आप जानते हैं कि विलोपन विधि में किया जाता है। आप देख रहे हैं समीकरण 1 में y का गुणांक b1 है और समीकरण 2 में y का गुणांक b2 है। यदि हम दोनों समीकरणों में y के गुणांकों को समान करना चाहते हैं तो b1 और b2 के लासा के बराबर इन दोनों के गुणांकों को हमें करना होगा, और b1 और b2 का जब लासा हम ज्ञात करते हैं तो हमें b1 b2 के बराबर प्राप्त होता है। और इस प्रकार हम दोनों ही समीकरणों में y के गुणांक को b1 b2 के बराबर बनाना चाहेंगे, और इसके लिए हम जानते हैं कि समीकरण 1 को हमें b2 से गुणा करना होगा और समीकरण 1 को हमें b2 से गुणा करना होगा और समीकरण 2 को हमें b1 से गुणा करना होगा। वही आपके किताब में पेज 65 पर चरण 1 के अंतर्गत दिया गया है। समीकरण 1 को b2 से तथा समीकरण 2 को b1 से गुणा करने पर आप अगर गुणा करेंगे तो देख रहे हैं b2a1 x प्राप्त होगा, फिर b2b1y प्राप्त होगा और प्लस b2c1 प्राप्त होगा, और बराबर 0 जो लिखा हुआ है उसमें जब b2 की गुणा करेंगे तो हमें 0 प्राप्त होगा, क्योंकि 0 एक ऐसी संख्या है जिसमें किसी भी संख्या से गुणा किया जाए तो गुणनफल सदैव 0 के बराबर प्राप्त होता है। इसलिए दाईं ओर हमें 0 ही प्राप्त होगा b2 से गुणा करने पर। और इसी प्रकार हम समीकरण 2 में जब b1 से गुणा करते हैं तो हमें b1a2x b1b2y b1a2x प्लस या b1a2x धन
B1B2y धन B1C2 बराबर 0 प्राप्त होता है। और इन दोनों समीकरणों को हम क्रमशः 3 और 4 मान लेते हैं। अब इसके बाद हम देख रहे हैं कि समीकरण 3 और 4 में y के गुणांक B1 B2 हो गए हैं जो कि समान है, और साथ ही साथ इनके चिन्ह भी समान हैं। इसलिए समीकरणों को जब हम घटाएंगे तभी चर y विलुप्त हो पाएगा, कैंसिल होगा। और इसीलिए हम समीकरण 4 को 3 में से घटाते हैं, और जब 4 को घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। ये y वाला आप जानते हैं 4 को घटा रहे हैं, इसलिए 4 में समीकरण 4 में जितने भी पद हैं उन सब के चिन्ह उलट जाएंगे। आप देख रहे हैं समीकरण 4 में सभी पदों के चिन्ह धन हैं, इसलिए सभी पदों के चिन्ह ऋण हो जाएंगे। और ऐसी स्थिति में जब उन्हें हम घटाएंगे तो y वाला पद जो है दोनों ही समीकरणों में कैंसिल हो जाएगा या कट जाएगा, क्योंकि इसका चिन्ह ऋण हो जाएगा। समीकरण 4 में जो y वाला पद है उसका ऋण चिन्ह होगा, और समीकरण 1 में जो y वाला पद है उसका चिन्ह धन होगा। और दोनों ही पदों में y के गुणांक B1 और B2 ही हैं, B1 B2 ही हैं। इसलिए हम कहेंगे कि दोनों ही पदों में दोनों ही समीकरणों में y के गुणांक समान हैं, लेकिन चिन्ह विपरीत हो जाएंगे, अर्थात एक का चिन्ह प्लस, एक का चिन्ह धन और एक का चिन्ह ऋण हो जाएगा। इसलिए ये पद कैंसिल हो जाएगा या कट जाएगा। और इसके बाद हम बचेगा क्या, यहाँ पर x का जो समीकरण 4 में पद होगा वो ऋण चिन्ह के साथ होगा, इसलिए हम x दोनों में आ रहा है इसलिए x को कॉमन ले सकते हैं। और B2A1 जो कि समीकरण 3 का गुणांक 3 में x का गुणांक है वो पहले आएगा धन चिन्ह के साथ, और समीकरण 4 में जो x का गुणांक है वो ऋण चिन्ह के साथ आएगा, ऋण B1A2, और बाहर x रहेगा। x दोनों ही पदों में है इसलिए, और कॉमन है, उभयनिष्ठ है। इसके बाद यहाँ पर y वाले पद को घटाते हुए दिखाया है, और अगले चरण में उसे हटा दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, और 0 और y की जब गुणा होगी तो 0 आ जाएगा, और इसीलिए y, और इस प्रकार y विलुप्त हो जाएगा। और इसीलिए अगले चरण में यहाँ पर आप देख रहे हैं केवल x वाला पद दिखाया गया है। और दूसरा यहाँ पर जब घटाएंगे समीकरण 4 को समीकरण 3 में से, तो समीकरण 4 में जो अचर पद है वो ऋण चिन्ह के साथ हो जाएगा। उस स्थिति में हमें घटाने पर प्राप्त होगा B2C1 ऋण B1C2, यह हमें प्राप्त होगा। और इसे जब हम दाईं ओर ले जाएंगे तो इनके चिन्ह उलट जाएंगे, और उस स्थिति में यही अचर पद हो जाएगा B1C2 ऋण B2C1। और बाईं ओर हमें x का जो गुणांक यहाँ पर प्राप्त हुआ था वही लिखा गया है, B2A1 ऋण B1A2, और फिर x। और जब x का मान ज्ञात करेंगे तो इसके साथ गुणा में जो ये पद है, ये जो गुणांक है, इसको हम यहाँ से हटाएंगे, और ये दाईं ओर जाने पर भाग में चला जाएगा, यानी बटे में चला जाएगा। और जब जाएगा तो आपको x का मान प्राप्त होगा B1C2 ऋण B2C1 बटे A1B2 ऋण A2B1। और यहाँ पर हम यह मान लेते हैं कि A1B2 या B2A1 बात एक ही है, और ऋण B1A2 कहिए या A2B1 कहिए, बात एक ही है। तो इस प्रकार इन दोनों का जो अंतर है वह 0 के बराबर नहीं है, यह मान लेते हैं। और उस स्थिति में x का मान हमें ये प्राप्त हो जाता है। आप अगर देखें तो यही मान आपको पिछले उदाहरण में भी प्राप्त हुआ था, B1C2 ऋण B2C1 बटे A1B2 ऋण A2B1, और वही यहाँ पर भी प्राप्त हुआ है। अब इस x के मान को हम अगर समीकरण 1 या 2 में रखें और उसे सरल करें तो हम प्राप्त करते हैं y के इस मान को,
और इस y के मान को हम इस प्रकार भी प्राप्त कर सकते हैं कि जैसे हमने चर y को विलुप्त किया था और x का मान प्राप्त किया था, उसी प्रकार हम चर x के मान को विलुप्त करके y के मान को यही प्राप्त कर सकते हैं। तो हम जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। हम चाहें तो चर x के मान को समीकरण 1 या 2 में रखकर तब ये मान प्राप्त करें, और चाहें तो जो समीकरण हमारा 1 और 2 थी उसमें से हम चर x को विलुप्त करें और उसके बाद चर y के मान को प्राप्त करें, और तब ऐसा जब हम करेंगे तो हमें यही y का मान प्राप्त होगा, जो कि आप देख रहे हैं y बराबर C1A2 ऋण C2A1 बटे A1B2 ऋण A2B1, और जिसे समीकरण 6 माना गया है। और x का जो मान प्राप्त हुआ था उसे समीकरण 5 से दिखाया गया है। तो इस प्रकार हमने देखा कि और ये जो y का मान हमें यहाँ पे प्राप्त होता है, यह वही मान है जो हमें पिछले उदाहरण में y का मान प्राप्त हुआ था, C1A2 ऋण C2A1 बटे A1B2 ऋण A2B1, जो कि पिछले वीडियो में आपने जिसके बारे में जाना था, वही y का मान यहाँ पर भी प्राप्त हुआ है। अब इसके बाद अगर हम इससे जो इन दोनों उदाहरणों में हमने देखा कि चर x और y के जो मान प्राप्त हो रहे हैं, और इससे जो हम निष्कर्ष जो निकालते हैं, प्राप्त करते हैं, वह निष्कर्ष हमें वही प्राप्त होते हैं जो कि हमने ग्राफीय हल के दौरान एक सारणी में जिनके बारे में जानकारी प्राप्त की थी, वही निष्कर्ष यहाँ पर हमें प्राप्त होते हैं। तो ये निष्कर्ष वास्तव में वहाँ पर जो हमें मिले थे वो यहीं से हमको प्राप्त होते हैं, वज्रगुणन विधि से ही हमको प्राप्त होते हैं, और वज्रगुणन विधि के अंतर्गत ही हमें ये निष्कर्ष यहाँ पर जो प्राप्त हो रहे हैं उनके बारे में एक बार हम फिर से जान लें कि देखिए जो पहला निष्कर्ष व्यापक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने पर हमें प्राप्त होता है, वो यह है कि गुणांकों के जब हम अनुपात ज्ञात करते हैं A1/A2 B1/B2, ये चर x और y के गुणांकों के अनुपात हैं, और अचर पद का जब हम दोनों समीकरणों में अचर पदों का जब अनुपात ज्ञात करते हैं तो C1/C2 के रूप में हमको प्राप्त होता है। तो उसमें अगर हम यह देखते हैं कि पहली बात तो पहला जो निष्कर्ष हमें प्राप्त होता है वो ये कि यदि हमें गुणांकों A1/A2 और B1/B2 का जो अनुपात हमें प्राप्त होता है वो बराबर ना प्राप्त हो, यानी A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, अगर हमें यह प्राप्त होता है तो हम कहेंगे कि जो दिया गया रैखिक समीकरण युग्म है उसका हल अद्वितीय होगा, यानी अद्वितीय हल हमें प्राप्त होगा, यानी उसके दो हल नहीं हो सकते, उसका कोई दूसरा हल नहीं होगा, द्वितीय हल नहीं होगा, इसीलिए अद्वितीय कहा जाता है कि यानी केवल एक और केवल एक हल होगा दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का। और ऐसा कब होगा? जब A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 के, अर्थात x के गुणांकों का अनुपात और y के गुणांकों का अनुपात अगर हम ज्ञात करें तो वो समान नहीं होने चाहिए। उस स्थिति में हमें दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल मिलेगा या प्राप्त होगा। और दूसरा जो निष्कर्ष हमें प्राप्त होता है वो यह प्राप्त होता है कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, अगर इस प्रकार का निष्कर्ष हमें प्राप्त हो, इस प्रकार गुणांकों के या और अचर पदों के अनुपात इस प्रकार के प्राप्त हों कि तीनों अनुपात समान हों, तो उस स्थिति में जो दिया गया रैखिक समीकरण युग्म होगा उसके अनंततः अनेक हल होंगे या अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। आप किसी भी रूप में इस बात को कह सकते हैं, यानी उसके अनंत हल होंगे, यह आपको ध्यान रखना है। तो दूसरा निष्कर्ष हमें रैखिक समीकरण युग्म को हल करने पर यह प्राप्त होता है। और यदि
हम तीसरे निष्कर्ष पर गौर करें तो देखते हैं कि जो गुणांकों के अनुपात हैं और अचर पदों के जो अनुपात हैं उनमें अगर इस तरह का संबंध हो, कैसा संबंध हो कि A1/A2 बराबर B1/B2 हो, परंतु ये अनुपात जो हैं वो C1/C2 के बराबर ना हो, C1/C2 के बराबर ना हो ये दोनों अनुपात, तो उस स्थिति में हम कहेंगे कि दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, अर्थात एक भी हल नहीं होगा। और इस प्रकार हम यह पाते हैं कि ये जो 3 निष्कर्ष हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इन्हें अच्छी तरह से समझ लें। और इसमें जो समीकरण जो निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 है, अगर ये दोनों स्थितियां हमको रैखिक समीकरण युग्म के हल में प्राप्त होती हैं तो हम कहते हैं कि दिया गया रैखिक समीकरण युग्म है वह संगत है, अर्थात कंसिस्टेंट है, अंग्रेजी में बोलते हैं। और यदि तीसरी स्थिति हमें प्राप्त होती है रैखिक समीकरण युग्म के हल के दौरान, तब हम कहते हैं कि दिया गया रैखिक समीकरण युग्म जो है वह असंगत है, इनकंसिस्टेंट है। अब हमें जो 5 और 6 के रूप में, जो समीकरण 5 और 6 के रूप में x और y के जो मान प्राप्त हुए हैं, आप यहाँ पर देख रहे हैं x का मान हमें क्या प्राप्त हुआ है, B1C2 x बराबर B1C2 ऋण B2C1 बटे A1B2 ऋण A2B1, जहाँ पर हर जो है वो शून्य नहीं होना चाहिए उस स्थिति में। और साथ ही साथ y का मान हमें प्राप्त हुआ है y बराबर C1A2 ऋण C2A1 बटे A1B2 ऋण A2B1, ये प्राप्त हुआ है। इन्हीं दोनों समीकरणों से हम ये समीकरण 8 प्राप्त कर सकते हैं। समीकरण 8 में क्या लिखा हुआ है, x बटा B1C2 ऋण B2C1 बराबर y बटा C1A2 ऋण C2A1 बराबर 1 बटा A1B2 ऋण A2B1। ये कैसे प्राप्त हुई है यह समझने के लिए आप यहाँ देखें कि ये x और y दोनों के मान दिए गए हैं जहाँ पर हर शून्य के बराबर नहीं है। अब यदि हम x के मान से हम क्या करें, इसका अंश जो दाईं ओर है, दाईं ओर जो भिन्न सी आपको नज़र आ रही है जिसमें अंश के रूप में B1C2 ऋण B2C1 है, इस अंश को हम बाईं ओर ले आएँ। तो यहाँ पर ये अंश में है तो बाईं ओर जब आएगा तो हर में जाएगा, अर्थात ये यहाँ पर एक तरह से गुणा में है, ये कह सकते हैं 1 के साथ गुणा में आप इसको लिख सकते हैं, पूरे का पूरा 1 गुणे इतना लिख सकते हैं। और जब हम इसे बाईं ओर लाएंगे, दाईं ओर से बाईं ओर लाएंगे तो ये भाग में आएगा, और भाग में आने का मतलब बटे में आएगा, और जब बटे में आएगा तो क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा अंश जो है x के साथ बटे में हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है, आप देख रहे हैं बाईं ओर ये बन जाएगा x बटा B1C2 ऋण B2C1 हो जाएगा। और दूसरी तरफ क्या बचेगा, ऊपर अंश में 1 गुणे करके हमने लिखा था तो 1 अंश में रहेगा, और बटे में तो वही जो पहले हर था वही रहेगा, A1B2 ऋण A2B1, और वही आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो इस प्रकार हमें समीकरण जो x बराबर यहाँ पर x का मान जो हमें दिया था उससे हमें ये यहाँ पर समीकरण प्राप्त हो जाती है, x बटा B1C2 ऋण B2C1 बराबर 1 बटा A1B2 ऋण A2B1, ये प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार जब हम y के मान से मान को रूपांतरित करते हैं, उसका रूप बदलते हैं, जैसे हमने x के मान से प्राप्त किया, तो हमें यहाँ पर भी हम y के मान में अंश में 1 से गुणा कर सकते हैं, पूरे अंश में 1 से गुणा कर सकते हैं, और जब इसे बाईं ओर लाएंगे तो हमें प्राप्त होगा y बटा C1A2 ऋण C2A1 बराबर 1 बटा A1B2 ऋण A2B1। ठीक उसी प्रकार प्राप्त होगा जैसे x के लिए हमने किया, वैसे ही y के लिए भी हम समीकरण प्राप्त कर लेंगे। अब हम यहाँ पर अगर ठीक देखें तो हम पाते हैं कि ये दोनों ही समीकरणों में जो दायां पक्ष है वो समान है। और जब दोनों समीकरणों में दायां पक्ष समान है तो बायां पक्ष भी समान होगा, और जब बायां पक्ष समान होगा तो इन दोनों समीकरणों से
को मिला करके अगर हम लिखेंगे तो हमें ये समीकरण 8 प्राप्त होगी। आई एक्स बटा B1C2 ऋण B2C1 बराबर हो जाएगा y बटा C1A2 ऋण C2A1, और ये दोनों के दोनों बराबर हैं किसके, 1 बटा A1B2 ऋण A2B1 के। इस प्रकार ये निष्कर्ष हमको यहाँ पर प्राप्त होता है। अब इस निष्कर्ष को थोड़ा सा देखने में जटिल लग रहा है, याद करने में थोड़ा परेशानी हो सकती है, इसलिए हम इसकी एक सरल युक्ति से इसको याद करने का प्रयास करते हैं और उसे याद करना जिससे सरल हो जाता है। आप जानते हैं कि जो दिया गया रैखिक समीकरण युग्म है वो इस रूप का था। अब इस रूप का था तो इस समीकरण में हम पहले क्या करें, x के गुणांक वाले पद को, x वाले पद को छुपा लें, और छुपाने के बाद यहाँ पर जो दो पद बचते हैं इसमें गुणांकों और अचर पदों को नीचे लिख लें, जैसे नीचे लिखा गया है। अब देखिए नीचे कैसे लिखा गया है। अगर हम x वाले पद को छुपा लें, इसको हम अगर छुपा लेते हैं तो क्या होगा, अब हम बाकी बचे दोनों पदों के गुणांकों और अचर पद y के गुणांकों और अचर पदों को वैसे के वैसा ही लिख लें जैसे लिखा हुआ है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे B1 के नीचे B2 है और C1 के नीचे C2 है, तो वही यहाँ पर देखिए B1 के नीचे B2 लिखा गया, फिर C1 के नीचे C2 लिखा गया। इसके बाद हम क्या करें, अब x के गुणांकों को भी लिख लें C1 C2 के बाद, तो हम लिखेंगे क्या, A1 और A2 लिख लिया, A1 के नीचे A2 लिख लिया, क्योंकि यहाँ पर A1 के नीचे A2 आ रहा था। अब इसके बाद एक बार और हम y के गुणांकों को लिख लें, तो y के गुणांकों को एक बार और लिखेंगे तो क्या आएगा, B1 के नीचे B2 आएगा, तो वही B1 के नीचे B2 आ गया यहाँ पर। अब इसके बाद आप देखिए, एक बार हम गुणा करते हैं मुख्य विकर्ण की तरफ, यानी B1 से C2 की तरफ, ऊपर से नीचे गुणा करते हैं। जब ऊपर से नीचे हम गुणा करेंगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं जितने भी ऊपर से नीचे गुणा होंगी वो धन चिन्ह के साथ होंगी, और नीचे से ऊपर की ओर जो गुणा होंगी वो ऋण चिन्ह के साथ होंगी। विकर्ण की दिशा में है ये सब गुणा हो रही, ऊपर से नीचे है वो भी विकर्ण के अनुसार है, विकर्ण की दिशा में है, और B2C1 जो हो रही है वो भी विकर्ण की दिशा में है। यहाँ पर देख रहे हैं कि क्रॉस सा बन रहा है, और इसी क्रॉस के कारण इस विधि को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं, और हिंदी में हम वज्र गुणन विधि कहते हैं, और कई लोग आम बोलचाल की भाषा में कैंची गुणा भी कहते हैं। और वज्र जो इंद्र जी का अस्त्र था वो भी इसी तरह से तीर के आकार का था। तो आप यह कह सकते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का अर्थ समझ गए होंगे। यहाँ पे क्रॉस सा बनता है, कैंची सी बन रही है, इसलिए कैंची गुणा भी लोग कहते हैं, और वज्र गुणा भी इसी को कहा जाता है। तो यहाँ पर जब हम पहले जो दो स्तंभ हैं उसके ऊपर हम x लिख लेते हैं, इससे हमें x के नीचे वाला जो हर होता है वो मिल जाता है। कैसे मिलता है, देखिए B1C2 धनात्मक चिन्ह के साथ, और आप जान रहे हैं यहाँ पे देखिए B1C2 x के नीचे है कि नहीं है, और यहाँ पर देखिए धनात्मक चिन्ह के साथ B1C2 विकर्ण की दिशा में है, मुख्य विकर्ण कहते हैं इसको, जो आप देख रहे हैं इसे मुख्य विकर्ण कहते हैं, और दूसरा विकर्ण ये होता है। तो ऊपर से नीचे की तरफ जब गुणा होती है तो धन चिन्ह के साथ, तो B1C2 तो धन चिन्ह के साथ होगा और B2C1 ऋण चिन्ह के साथ होगा, क्योंकि नीचे से ऊपर गुणा हो रही है। और इसके ऊपर x लिखा गया है, क्योंकि पहले वाले में हमने x वाले पद को छुपा लिया था, तो यहाँ पर x लिखेंगे। x के गुणांक यहाँ पर नहीं है, ये देख रहे हैं आप, इसीलिए यहाँ पर x रहेगा, और x के नीचे का जो हर है वो हमें यहाँ से प्राप्त हो जाएगा, B1C2 ऋण B2C1। कैसे प्राप्त हुआ समझ गए, वही यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। समीकरण 8 में क्या लिखा था, B1C2 x बटा B1C2 ऋण B2C1। अब y के दूसरा और जो तीसरा स्तंभ है उसके ठीक बीच में हम लिख लेते हैं y ऊपर, और इससे हमको y के नीचे का जो हर होता है वो प्राप्त होता है। समीकरण 8 में जो y के नीचे हर लिखा हुआ था वो प्राप्त हो जाता है।
यहाँ पर कैसे प्राप्त करेंगे, पहले धन चिन्ह वाले को गुणा करेंगे C1A2 इस दिशा में, C1A2, और नीचे से ऊपर जब करेंगे तो वो ऋण चिन्ह के साथ होगा, तो C1A2 ऋण C2A1। अब आप यहाँ पर देखिए C1 समीकरण 8 में y बटा C1A2 ऋण C2A1 लिखा हुआ है वही, तो याद करने की ज़रूरत नहीं, आप इस विधि से भी इसको प्राप्त कर सकते हैं। और तीसरा स्तंभ और चौथा स्तंभ जो था उसके ठीक ऊपर हम 1 लिख लेते हैं, और इससे हमें 1 के नीचे वाला जो हर होता है वो हर प्राप्त हो जाता है। और यहाँ पर देखें आप, जब गुणा करेंगे धन चिन्ह वाले पद की जो गुणा हमको प्राप्त होगी वो A1B2 के रूप में प्राप्त होगी, ऊपर से नीचे गुणा हो रही है, और नीचे से ऊपर जो गुणा होगी तो A2B1 प्राप्त होगा, और यह ऋण चिन्ह के साथ होगा। और इस प्रकार आप देख रहे हैं समीकरण 8 में जो 1 के नीचे वाला हर है वह A1B2 ऋण A2B1 है। इस प्रकार यहाँ पर हम देख रहे हैं जो व्यापक रैखिक समीकरण युग्म है उसमें तो हल इस रूप में हमें प्राप्त हुए हैं, लेकिन जब हमें कोई विशिष्ट समीकरण रैखिक समीकरण युग्म दिया होगा तो उसमें A1 A2 B1 B2 C1 C2 कुछ अचर संख्याएं होंगी, कुछ अचर होंगे और निश्चित संख्याएं होंगी, और इनसे हम फिर x और y के मान प्राप्त कर लेंगे वज्रगुणन विधि से इसी प्रकार, और इस प्रकार हम वज्रगुणन विधि से समीकरण को हल कर लेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।